नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पिक करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जो स्पॉन्सर बनाता है। स्पॉन्सर ये जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं उसका ओनरशिप प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ना होके प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर के पास होती है। स्पॉन्सर वो है जो प्रोजेक्ट को चालू इनिशिएट करा रहा है, जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो एक क्लाइंट भी हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आपकी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो उनकी ओनरशिप होती है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के पास। ऐसा भी होता है कई बार कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको पहले से ही इन्वॉल्व कर लिया जाता है बिजनेस स्टडीज में, ताकि उसका प्रोजेक्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी रहे, वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन तब भी ओनरशिप जो है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के पास ही होती है। इस प्रोजेक्ट के सबसे पहला प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और, प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करे और ये इंश्योर करे कि उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बिजनेस डॉक्यूमेंट से अलाइंड हो। ये अलाइंड होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रेफर तो कर सकता है उसको, प्रोजेक्ट बिजनेस केस को, लेकिन ओनरशिप तब भी उसकी नहीं होती है। ओनरशिप रहेगी स्पॉन्सर की। वो रेफर करके अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को उससे अलाइन रखेगा, उस बिजनेस डॉक्यूमेंट से अलाइन रखेगा। पहला बिजनेस डॉक्यूमेंट है बिजनेस केस। बिजनेस केस बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब जितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में लगाने वाली है, क्या उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है कि वो लगाया जा सके, वो फिजिबल हो, वो डूएबल हो, इसकी स्टडी होती है। बिजनेस केस के पहले नीड असेसमेंट भी किया जाता है। नीड असेसमेंट में मार्केट कंडीशन का असेसमेंट किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ का असेसमेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या गैप्स हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। ये नीड असेसमेंट में किया जाता है। और ये जो नीड असेसमेंट है ये बिजनेस केस में रिफ्लेक्ट करता है। बिजनेस केस बेसिकली सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी का एक डॉक्यूमेंट होता है। फिजिबिलिटी स्टडी इसमें की जाती है और इसमें यह तय किया जाता है बिजनेस केस के बाद कि ये प्रोजेक्ट के साथ गो नो गो, मतलब ग्रीन सिग्नल है कि रेड सिग्नल है। ये बिजनेस केस जो होता है, बिजनेस केस की स्टडीज में हम बिजनेस की जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिटेल होते हैं, वो होते हैं बिजनेस नीड्स। बिजनेस नीड मतलब कोई एक कंडीशन में या इस जो भी स्टडी हो रहा है उसमें नीड ऑफ एक्शन क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसमें हमको एक्शन लेना चाहिए, ये हम बताते हैं। उसके बाद ये बताया जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रैब करके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या जो चेंज बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर सकता है, जिसकी डिस्कशन हमने पहले वीडियोस में किया है। प्रोजेक्ट जो बिजनेस वैल्यू डिलीवर करता है, तो क्या बिजनेस वैल्यू डिलीवर करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यदि हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है, इसकी बात की जाती है। हम इसमें ये देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर है वो कौन कौन से, मोटे मोटे तौर पे कौन कौन से स्टेक होल्डर जो है इससे अफेक्टेड होंगे, और क्या स्कोप होगा इसका, क्या हम मोटा तय करते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा, क्या हम डेवलप करने वाले हैं। और इस सिचुएशन को एनालाइज करके हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ये तय करते हैं। उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि ये जो या तो कोई अपॉर्चुनिटी है उसको एड्रेस कर रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहा है। उसका रूट कॉज क्या है, क्यों वो हो रहा है, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो क्यों आई है, या प्रॉब्लम है तो वो क्यों आई है, उसका होता है। और फिर गैप एनालिसिस कहते हैं, मतलब कि आप जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करने वाले हैं आपकी क्या कैपेसिटी है, और आप जो
जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी क्या है, उसका गैप क्या है, उसमें गैप कितना है, उसका एनालिसिस करते हैं। अब जो नीड ऑफ एक्शन है उसके 3 कैटेगरीज होती हैं, एक है रिक्वायर्ड, दूसरा है डिजायर्ड और तीसरा है ऑप्शनल। जो नीड ऑफ एक्शन है उसमें ये बताया जाता है कि ये रिक्वायर्ड है, ये काम तो होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा होता है डिजायर्ड, ये जो एक्शन है यदि हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। डिजायर्ड है, यदि एक्शन ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ऑप्शनल है तीसरा, जैसे ये भी वही है कि ऑप्शनल ज़रूरत तो नहीं है, यदि इसको ऐड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये 3 एक्शन होते हैं। अब जो अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम होता है वो उसको, उस सिनेरियो को भी इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है। जो कोई भी अपॉर्चुनिटी बिजनेस केस देख रहा है या कोई प्रॉब्लम बिजनेस केस देख रहा है, उस केस में यदि वो सिनेरियो आता है या वो प्रॉब्लम सामने आती है तो क्या करना है, 3 चीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है डू नथिंग, यदि ये प्रॉब्लम आ रहा है या ये सिनेरियो है तो कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है वैसा चलने दिया जाए। दूसरा है डू मिनिमम, यदि उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मिनिमम जो किया जा सकता है वो किया जाए, उससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम काम कर सकते हैं। तीसरा है डू मोर देन मिनिमम, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम डू मोर देन मिनिमम करें, मतलब हम अपने एफर्ट्स को ज़्यादा लगाएं, हम अपनी ताकत ज़्यादा झोंकें उसमें, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम ग्रैब कर सकें या वो प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकें। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट जो होता है, अगला चीज जो होती है वो रिकमेंडेशन। बिजनेस केस रिकमेंडेशन देता है अपने पूरे स्टडीज के हिसाब से कि क्या उसने समझा है, जो भी स्पॉन्सर है उसने क्या समझा है। उसका स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेशन में एनालिसिस इन्वॉल्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहते हैं, कॉन्स्टेंट एजम्पशन, रिस्क क्या होगा वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, और उसका सक्सेस का मेजर क्या होगा, हम कैसे तय करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट यदि पिक्चर में आता है तो वो सक्सेस है या नहीं, सक्सेसफुल है या नहीं है। वो अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से वो माइलस्टोन को भी सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, डिपेंडेंसीज भी रिकमेंड करता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रिकमेंड करता है, और इवेल्युएशन भी रिकमेंड करता है कि यदि ये प्रोजेक्ट हम करते हैं तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, बेनिफिट्स को कैसे इवेल्युएट करेंगे, बिजनेस जो वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं उसको कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ हम की जाए। तो ये इवेल्युएशन जो है, इससे ही अगला डॉक्यूमेंट बनता है, वो है प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। हर प्रोजेक्ट जो है वो कोई ना कोई बेनिफिट डिलीवर करने के लिए ही है, कोई बिजनेस वैल्यू डिलीवर ही करने के लिए ही है। तो वो डिलीवर जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर रहा है, वो बिजनेस वैल्यू क्या होगी, उसका क्या मतलब स्टेट क्या होगा, वो कैसा होगा, वो उसका जो बिजनेस वैल्यू है उसका टारगेट बेनिफिट क्या है, जो प्रोजेक्ट है उसका टारगेट बेनिफिट क्या है, क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद उसका स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट स्ट्रैटेजिक गोल से अलाइंड है, इसको बिजनेस मैनेजमेंट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बताता है। वो ये भी बताता है कि ये जो किस टाइमलाइन में ये बिजनेस वैल्यू रियलाइज होगी। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट खत्म हुआ और वो बिजनेस रियलाइज हो गया, उसकी जो वैल्यू है, जो उसका बेनिफिट है वो रियलाइज हो गया। हो सकता है वो टाइम लगे, कुछ दिनों बाद वो रियलाइज हो, तो वो बेनिफिट रियलाइजेशन की बात करता है। उसके बाद ये बताता है कि बिजनेस जो बेनिफिट है उसमें ओनर कौन होगा, जो आपका बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में जो बेनिफिट का ओनर कौन होगा, कौन इस बेनिफिट को यूज करेगा या कौन इस बेनिफिट को होल्ड करेगा, ये बताता है। मैट्रिक्स बताता है कि आप मेजर करेंगे उसको, बेनिफिट को मेजर करेंगे तो क्या मैट्रिक्स होगा, उसको नापेंगे कैसे, वो रुपीस में होगा या स्टेक होल्डर्स के काउंट्स में होगा कि स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हो गए, स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं अब, पहले कम थे, या रुपए में होगा
या दूसरे और मेजर्स जो हैं उसमें होगा, डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट मेजर्स होंगे, उसको बताता है। इसके अजम्पशंस, ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो तो जो रियलाइज जब भी होगा वो तो फ्यूचर में ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम अज्यूम करते हैं कि कंडीशंस ये होंगी, ये सारी कंडीशंस ऐसी ही रहेंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी कंट्री में, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, तब ये होगा, ये अजम्पशन किए जाते हैं। रिस्क का एनालिसिस भी होता है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जो हमारे बेनिफिट को हैम्पर कर सकते हैं। वो जो भी रिस्क हैं उनको भी इसमें मेंशन किया जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट प्लान जो है, ये प्रोजेक्ट का बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान जो है वो आपके जब हम प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं तो भी बहुत काम आता है। कि जब हम प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं तभी हम बेनिफिट रियलाइजेशन की बात करते हैं। जब हम बेनिफिट रियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सारी जो हमारे बेनिफिट जो हमने प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले तय किए थे, तब ये तय किया जाता है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कि ये जो बिजनेस वैल्यूज़ हैं वो डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए, और डिलीवर हुए हैं तो जो मेजर्स हमने बताए थे, जिस ओनर को हमने तय किया था, उनको बेनिफिट एंड ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट चार्टर जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये अथॉरिटी देता है कि यस, ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये स्पॉन्सर देता है किसको? प्रोजेक्ट मैनेजर को देता है। यहाँ जब प्रोजेक्ट चार्टर किसी एक आदमी को, किसी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल को हैंडओवर किया जाता है, तब वो प्रोजेक्ट पिक्चर में आता है। उसके पहले वो बिजनेस डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट नहीं है। तो प्रोजेक्ट चार्टर से ये प्रोजेक्ट पिक्चर में आता है। प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, बिजनेस केस, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, ये सब पूरे आपके इस पीएमपी के सफ़र में हरदम आपके साथ रहने वाले, क्लोजिंग के प्रोसेस तक। तो इन टर्म्स को आपको अच्छी तरह याद रखना है। इन टर्म्स को आपको समझना है कि प्रोजेक्ट चार्टर कब क्या होता है, प्रोजेक्ट चार्टर कब पिक्चर में आता है, प्रोजेक्ट चार्टर से क्या इनिशिएट होता है, प्रोजेक्ट चार्टर के पहले बिजनेस केस क्या होते हैं और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगला है प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर। ये भी बिजनेस डॉक्यूमेंट में आता है। इसमें प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में जो सक्सेस का मेजर है उसको एलॉबरेट करके बताया जाता है कि हम कैसे तय करेंगे कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है, क्या क्राइटेरियाज होंगे, क्या मेजर होंगे जिससे हम ये तय करें कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR का कैलकुलेशन, पेबैक पीरियड। इनके बारे में और भी हम आपसे विस्तार में बात करेंगे आगे चल के। ये सब मेजर होते हैं जिससे हम ये तय करते हैं कि प्रोजेक्ट का जो रियलाइजेशन है, जो प्रोजेक्ट का बेनिफिट का रियलाइजेशन है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम इसको समराइज करेंगे और आपको इसके इम्पोर्टेंट टेक अवे जो है वो हम बताएंगे अगले वीडियो में, ताकि आप इसको समराइज वे में समझ सकें। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टर्म्स को याद रखना ज़रूरी है, टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपके लिए, टर्म्स से मेरा मतलब है वर्ड ना, कोई भी एक शब्द जो आपके पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ में आपको काम आता रहेगा और उसी संदर्भ में यूज़ किया जाएगा जो संदर्भ में बताया गया है। तो वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो आपका PMP के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इन्हीं टर्म्स के से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये टर्म हैं क्या, ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ सकें और उसका सही आंसर दे सकें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम समराइज करेंगे सारी चीज़ें। धन्यवाद।